Hello students, welcome to the demo number 2 video of MSc second semester मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो लोग अभी इस वीडियो में अगर नए आए हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म पर। और जिस किसी को भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, वैसे प्राइस रखा गया है इसका 1500 ओनली। इतना ही प्राइस में आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। वीडियो लेक्चर आपको दिए जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं वो सारे के सारे हर चैप्टर हर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पेपर की उम्मीद करते हैं कि उसी क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चंस ही आपको पेपर में मतलब उसी चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उन्हीं क्वेश्चन से आपको पेपर देखने को मिलेगा। लगभग से लगभग 90% क्वेश्चन हमारे पास के होते ही हैं, ठीक। तो आपको पेपर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेमो वीडियो। देखिए हम लोगों ने क्या करा था, आपके पास जो भी चैप्टर्स हैं आप लोगों ने देखे भी होंगे। चैप्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं सभी को पता भी होंगे। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नाम लिख देने का प्रयास करता हूँ कि आपके पास एक बुक दी गई है जिसका नाम है एडवांस्ड रियल एनालिसिस। 4 बुक्स हैं हमारे पास अपने सिलेबस में। पहली बुक का नाम क्या है? एडवांस्ड रियल एनालिसिस, ठीक। अपनी दूसरी बुक का नाम क्या है? अपनी दूसरी बुक का नाम है एडवांस्ड टोपोलॉजी। एडवांस्ड टोपोलॉजी। तीसरी बुक का नाम है अपने पास ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक। इन सभी चीज़ों के बारे में बात हमने पहले वीडियो में करी थी। तो अभी आप लोगों ने यदि पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ पहले विजिट करके वो वाला वीडियो देख लेंगे। तो इस वीडियो में जो भी बातें आपको कही गई हैं, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, वो सारी की सारी और भी अच्छे से समझ में आएंगी। और चौथा आपके पास टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग स्टैट्स के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे पास हैं। और जिस किसी के भी कॉलेज में फर्जी सेट का भी यूज़ हो रहा है तो उसमें ये भी टॉपिक इंक्लूड कर लेंगे भाई। इन दोनों में से कोई भी अगर टॉपिक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों में से कोई भी टॉपिक अगर आपके कॉलेज में चल रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल वाला काम भी हो जाता है। इलेक्टिव पेपर है तो 4th पेपर आपको इलेक्टिव करना पड़ेगा। मैंने बताया भी था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एक टॉपिक था, ठीक। 4th पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। और सेकंड टॉपिक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स था। और थर्ड टॉपिक हमारे पास फजी सेट था। और फोर्थ टॉपिक हमारे पास क्या था? प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक। तो जनरली प्रोग्रामिंग इन सी कोई भी नहीं कराता है, और अगर करा रहा है तो आई थिंक इस पेपर का जो भी हमारे पास कंटेंट है वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो आपको 3 पेपर के लिए कोर्स मिल पाएगा। और पूरी जानकारी करनी है तो आप सीधा मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी, ठीक। तो सेकेंड सेमेस्टर का ये पूरा प्लान है। पहला वीडियो हम लोगों ने बताया था कि हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। हम लोग अपने पहले 2 बुक्स स्टार्ट करेंगे। एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स होगी और अपना क्या हो जाएगा? एडवांस टोपोलॉजी, ठीक। क्योंकि ये जो 2 टॉपिक्स हैं, एक ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, मतलब पेपर 3 और पेपर 4, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अप्लाइड वाले हैं। और इन दोनों में हमें क्या करना है? प्योर वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। प्योर अप्लाइड 2 पार्ट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स में, तो हमें प्योर और अप्लाइड दोनों ही पढ़ने हैं। तो हम लोग अप्लाइड से ही स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि प्योर वाला पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सके। ये वाला जो होता है अप्लाइड, तो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हम दे पाएंगे, आपको होमवर्क भी दे पाएंगे। एडवांस रियल और एडवांस टॉपों में हमारे पास क्या होते हैं? थियरम्स ज़्यादा होती हैं, और पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोगों ने कल से ही अपनी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स चालू कर दी थी। तो क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। किसकी बात करेंगे सर? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। प्लान पूरी तरीके से अलग है इस बार का। तो आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक। मैथमेटिकल स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ डेटा। डाटा, डाटा का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन कर लेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस का हम लोग कलेक्शन कर लेंगे तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा,
ठीक। तो बेसिक हम लोगों ने डाटा पढ़ लिया था कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। जैसे हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एक तो आप न्यूमेरिकली इसको लिख सकते हैं, ठीक, न्यूमेरिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली में भी आपको टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, और इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। जैसे न्यूमेरिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोग डिस्क्रीट डाटा भी रख सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जो जो ऑब्जर्वेशन आपको डाटा में मिली है उनको एज इट इज़ कॉमा लगा के लिख देंगे, तो हमारे पास जो भी डाटा बनेगा उसको उनको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डाटा बोलेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास इंटरवल। जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, क्लास इंटरवल। जब हम लोग क्लास इंटरवल का यूज़ करने लगेंगे तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डाटा। जैसे 10 से 20 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में। तो ऐसा हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है। ये सब बहुत ही छोटी चीज़ हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, और अपने पास ओजाइव कर्व आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। कौन सा कर्व आता है, ओजाइव कर्व आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक। और कौन सा कर्व आता है, और एक कर्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, जैसे हम लोग पाई चार्ट में डिनोट करते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा, डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है। जब भी हम डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, करा है, सभी लोगों ने करा होगा, बार ग्राफ का भी यूज़ करा जाता है। तो इन सभी चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इन सभी चीज़ों का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो करते कब है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक। तो ये डाटा का सारा हमारे पास ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है, हम लोगों ने अगला जो टॉपिक पढ़ा था कि डाटा अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो, मान लेते हमारे पास एक डाटा दिया गया है भाई, हम अगर आपसे कह दिया जाए हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे सर, आपके अकॉर्डिंग और साइंस के अकॉर्डिंग, डेटा साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या नाम देंगे, नाम डाटा देंगे। अगर मान लेते डेटा हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब क्या है, हैवी डेटा है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी डेटा। जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी डेटा। हैवी डेटा का मतलब क्या है, डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा डेटा हमको मिल गया है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है जिनको हम लोग मैनुअली नहीं कर पाएंगे। मैनुअली करना क्या नहीं पाएंगे, मतलब उनके उस डेटा के बारे में कोई भी साइंटिफिक पॉइंट हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, उस डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाते हैं, उस डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, उसके मिड पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं, उसके मिड रीजन की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो वाला कौन सा, वो वाला डाटा कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कन्वर्जेंस में जाते हैं, सीक्वेंस पढ़ा है सभी लोगों ने, जैसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते गया रियल नंबर सिस्टम में कि 1/n कन्वर्ज करता है कहाँ पर, 0 पर। क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही नंबर लाइन के 0 के आजू बाजू जाएंगे ना, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बढ़ती हुई दिखती है, और यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, इस वाले पॉइंट के आजू बाजू बढ़ती है यानी। तो इसी कारण से ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढी जाती है जहाँ पे डेटा ज़्यादा डेंस हो, ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढी जाती है जहाँ पे डेटा ज़्यादा डेंस हो। याद रखिएगा, ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढी जाती है, या ऐसा स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट जिस पर या जहां पर डेटा डेंस हो,
तो ऐसे स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट डाटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। ठीक, ऐसे कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कांस्टेंट को सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा के नाम से जाना जाएगा, डेटा कहते हैं। इसको हमने ऐसे ही इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया है जैसे आपको ये चीज़ बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। यही चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में प्रोफेसर बॉयले की स्टेटमेंट से भी बताई थी कि क्या कहता है उसके, वो भाई साहब कहते हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है, एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है जो डेटा के सिग्निफिकेंस को बताता है, जो क्या करता है, डेटा के सिग्निफिकेंस को बताता है। समझ में आया था, मैंने एवरेज वाला भी बात बताया था। ठीक, तो कितने टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इस चीज़ की जानकारी हम प्राप्त करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि पहला सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, पढ़ चुके हैं सभी लोग, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन सभी लोगों ने निकाला है, बहुत छोटी सी बात है यार, मीडियन निकालना कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं इसमें। ठीक, थर्ड हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं मोड। फोर्थ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, फिफ्थ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। और सिक्स्थ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेड मीन। वैसे वेटेड मीन और अर्थमेटिक मीन लगभग सेम होता है। क्या होता है वेटेड मीन, क्या होता है अर्थमेटिक मीन, क्या होता है मोड, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। पहली बात तो ये है, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सारी बातें यहाँ तक आएंगी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, बहुत बड़ा डेटा हो तो उस बड़े डेटा को समझने के लिए, साइंटिफिकली समझने के लिए उसकी सेंट्रल टेंडेंसी पर जाते हैं, मतलब उसका सेंट्रलाइज्ड पार्ट कहाँ है, जहाँ पर डाटा की ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा डेंस है, जहाँ पर डेटा की ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा डेंस है। कहने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल टेंडेंसी की, उस सेंट्रल टेंडेंसी की जो हमारे पास बहुत ही कॉमन है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। सभी लोगों ने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो सभी लोग बताएंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ की इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस रेशियो बिटवीन लिखना चाहिए यार, रेशियो बिटवीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है। ठीक, अब जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, हमने ये कह दिया आपसे कि हमारे पास एक डेटा है, कहा क्या गया है, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि लिख दिया मैंने क्या लिख दिया जाए, कुछ एग्जाम्पल याद किया जाए छोटा सा। मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स in annual exam of class 12th, सभी स्टूडेंट्स के क्लास 12th का हम लोगों ने एनुअल एग्जाम के मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए। ठीक, और स्टूडेंट्स लिखना मैं भूल गया हूँ, कुल मिला के मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे ही। ठीक, मैंने कहा है एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा 78 है, 82 है और 76 है, 77 है,
44 है, 50 है, ऐसे कई सारी ऑब्जर्वेशंस मैं ले सकता हूँ। 65 है, 77 है, 76 है। तो अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हम करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले इसके बताएंगे। जब भी डाटा में जो टर्म है वो कॉमा करके लिखे हुए हैं, तो ऐसे डाटा को हम लोग नाम क्या देते हैं, मैंने पहले ही बताया है अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। ऐसे डाटा को हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्क्रीट डाटा। और ये जो जितने नंबर्स लिखे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हम ऑब्जर्व किसको कर रहे थे, क्लास 12th के सारे स्टूडेंट के एनुअल एग्जाम में मैथ्स में जितने मार्क्स आए उनको ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। तो मार्क्स कितने कितने आए हुए हैं, जब ये हम लिखेंगे, ये स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जब हम लोग लिखेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशंस। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो इन सभी का सम, तो अगर इसका मीन निकालने का प्रयास करेंगे तो मीन मेरे पास क्या आएगा, 78 प्लस 82 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 44 प्लस 50 प्लस 60 65 77 और 76 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ टर्म में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ टर्म। अब ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट आएगा वो इस गिवन डाटा के मीन के बराबर होगा, वो इस गिवन डाटा के मीन के बराबर होगा। इतनी सी चीज खाली यहाँ करी गई। ठीक, लेकिन बहुत सी बातें इसमें भी आती हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन हमारे पास इतनी सी बात होती है बस। लेकिन ये कौन सा डाटा है, इस चीज पे आप लोग गौर करिएगा, कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा। कैसा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा। हमको ग्रुप डाटा भी दिया जा सकता है, हमको ऐसा बहुत बड़ा डाटा हो सकता है जिसमें ग्रुपिंग हो, क्लास इंटरवल आता हो सकता है कि नहीं। हमें ऐसा डाटा दिया जा सकता है इसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो। भाई ये तो डिस्क्रीट लिखे हुए हैं, हर चीज़ एक बार आई, ये तो ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो 2 बार आया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कहता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले डाटा का और इस वाले डाटा का, डिस्क्रीट डाटा का बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक, अगर डाटा डिस्क्रीट लिखा हुआ है तो उसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, और कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल में डाटा है तो उसको डिस्क्रीट लेवल में बनाया जा सकता है। ठीक, अब जैसे इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन को मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टू द बार, इसको बार बोलते हैं खाली बस। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस sum of all observations in the given data divided by total number of observations, ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है अपने एक्स बार का। ठीक, अब मैं कह देता हूँ कि if let us suppose that we have x1 x2 x3 dash 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 xn, यहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑब्जर्वेशंस। we have observations n number of observations, we have n number of, तो ये बार बार मुझे हटाना पड़ जाता है, n number of observations, ठीक, n number of observations, comma then mean is
एक्स बार ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 एक्स एन डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने कहा था n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको n से डिनोट कर देंगे। तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्मूले से ऐसे डिनोट करते हैं कि समेशन i की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास एक नया रिप्रेजेंटेशन है अपने मीन का। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को आपको दिखाया, अन्यथा की स्थिति में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि यदि आपको सारी ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे मीन से तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस के सम के बराबर हो जाएगा। छोटी सी बात होती है, इसका यूज़ हम लोग आगे अपने जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे उनमें यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है मीन की। ठीक, अब कहा सर मीन इतना ही तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा बात सही है सर। अगर हमारे पास सपोज़ करिए कि हमारे पास एक डाटा दिया हो जिसमें दी गई हो फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें दी गई हो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसी, देखिए ऑब्जर्वेशन दी हो, ऑब्जर्वेशन, और उसके पर्टिकुलर मेरे पास क्या दी गई हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो। बात समझ के चलिएगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने कहा है आपसे कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन दी हो और मुझे क्या दे दिया गया हो, उसके पर्टिकुलर अपनी फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो। लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, मैंने भी बताया आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में। ठीक, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी टेबल है, समझ के चलिएगा इसको। एक तरफ हमने ऑब्जर्वेशंस लिए और एक ब्लॉक में हमने क्या लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन हमने मान लिया पहली x1 है, तो दूसरी क्या मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की क्या हो जाएगी, f1। दूसरा ऑब्जर्वेशन x2 माना है तो फ्रीक्वेंसी f2 आ जाएगी। तो ऐसे हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल को डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल होती क्या है। हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो भी सकती है, अलग अलग नहीं भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशंस क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक, अब मैंने अगर आपसे कहा कि x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम्स आई है, तो बताओ x1 का f1 टाइम्स आने के बाद उसका एडिशन क्या होगा, तो हम कहेंगे x1 को आप मल्टीप्लाई f1 से करा दो तो उसका हमें पता चल जाएगा कि x1 कितनी बार आया हुआ है। x2 का अगर f2 से मल्टीप्लाई करा दो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन थी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस वाली, उसको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो x बार मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 f1, x2 f2 आएगा या नहीं, x3 f3 आएगा या नहीं, x4 f4 आएगा या नहीं। वैसे ही n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो आ जाएगा xn fn और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करेगा, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करेगा। तो एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जिससे आप लोग डायरेक्ट नहीं मतलब डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ करके निकाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे टेबल ही बनानी पड़ती है। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ के चलिएगा यहाँ पे कि समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की वैल्यू वही 1 से n होगी। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल में दिए गए डाटा के मीन के बराबर होगा। इस टेबल में जो मीन होगा वो इसके बराबर होगा। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग तैयार बैठे ही होंगे। ठीक, तो वो क्वेश्चन मैं सीधा बता देता हूँ। मैं गुप्ता कपूर की बुक पढ़ाता हूँ तो उन्हीं की ही बुक पढ़ा रहा हूँ। इस समय भी उन्हीं की बुक पढ़ा रहा हूँ और आगे समय में भी अगर कोई फॉरेन ऑथर की बुक मिलती है बढ़िया सी तो उनकी बुक पढ़ाऊँगा। नेता की स्थिति में ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको इंडियन मार्केट में अभी, इंडियन ऑथर की। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ एक फ्रीक्वेंसी टेबल की जिसमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक, ऑब्जर्वेशन दी है 1 तो 1 की फ्रीक्वेंसी दी है 5। ठीक,
और ऑब्जर्वेशन 2 दी गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 दी गई, ऑब्जर्वेशन 3 दी गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 दी गई, ऑब्जर्वेशन 4 दी गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 17 दी गई है, ऑब्जर्वेशन 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 दी गई है, 6 की फ्रीक्वेंसी 10 दी गई है, 7 की फ्रीक्वेंसी 6 दी गई है। और कहा गया आपसे इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, सभी लोग समझिएगा इस बात को कि मीन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। पहली बात तो फॉर्मूला याद हो, तो फॉर्मूला हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल से देख लिया ये फॉर्मूला क्या होता है। तो हम f और x तो पता ही है, तो हम लोग एक और कॉलम यहाँ पे बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें कॉलम किसका होता है, fx का। तो f का x से मल्टीप्लाई होता है, f का x से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग करेंगे 1 सेकेंड, ये चीज़ नहीं पता है, क्या नहीं पता है, हाँ चलो ठीक। तो ये आ जाएगा अपना 36, ये आ जाएगा 17 4 जा 68 और 70 और 60 और ये आ जाएगा 42 आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या होता है, समेशन एफ एक्स। तो इन सभी को ऐड करेंगे, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 299। ऐड तो करना सर होगा ही आपको। और इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 73। वैल्यू क्या आ जाएगी, 73। अब आप लोग ये सोचे कि अब यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही क्वेश्चंस मिले जिसमें 100 से डिवाइड करना हो, 50 से डिवाइड करना हो, 25 से डिवाइड करना हो, 20 से डिवाइड करना हो, तो वो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, क्या होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना होता है 299, समेशन एफ कितना है 73। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 4.09। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा अपने फ्रिक्वेंसी टेबल में दिए हुए डाटा का। अपने फ्रिक्वेंसी टेबल में दिए हुए डाटा का हम लोग यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखने वाली है और कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं मुझे, नहीं है? चलिए, तो इस चीज़ को इतना आप लोग रिवाइज करें। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या क्या डाटा होता है, क्या क्या प्रीवियस चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद आगे की चीज़ भी मैंने यहाँ से बताई है, फ्रिक्वेंसी टेबल का मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो जब इस सभी बातों को पढ़ लेंगे आप लोग तो हम आगे की तरफ चलेंगे कि अब हम बताएंगे कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब डेटा हमें कैसा मिलेगा, ग्रुप्ड। सभी लोग समझेंगे यहाँ पे क्या बात चल रही है। सर बात ये चल रही है कि हमारे पास डेटा कैसा दिया जाएगा, अब ग्रुप्ड डेटा अब कैसा दिया जाएगा। एक सेकंड की बात चली है सर, तो पता चला है अब मुझे जो डेटा दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, ग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा। अब डेटा कैसा दिया जाएगा सर, ग्रुप्ड दिया जाएगा, ठीक। ग्रुप्ड का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ग्रुपिंग का मतलब मेन हमारे पास जो होता है उस चीज़ की मैं बात बता दूं, ये ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल जिसमें एक्स आई एक्स के कुछ ऐसा दिया होगा, इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट उस क्लास इंटरवल की, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर लिमिट क्लास इंटरवल की। और एक्स के माइनस का एक्स आई की जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ, ठीक। एक डाटा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डाटा बताने से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मार्क्स यहाँ पे हमने लिख दिए, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। इतने मार्क्स की बात चल रही है। और यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो इतने मार्क्स से के बीच में लेकर आए हैं। 10 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है, 10 को इंक्लूड हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दोनों में ही काउंट होगा। 10 ऊपर वाली मतलब अपर लिमिट वाले में इंक्लूड नहीं होगा, लोअर लिमिट वाले में इंक्लूड रहेगा, ठीक। ऐसी बात चलती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी बातें ही करी जाती है, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक। अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आपको नहीं लिखने हैं तो वो लिखे कैसे जाते हैं, 0 से 9 लिखे जाते हैं, 10 से 20 लिखे जाते हैं। जो चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती वो वहाँ से हटा दी जाती है, ठीक। तो वैसे वहाँ पे अगर डाटा में मीन इन निकालना है तो उसको दूसरी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी कुछ ना कुछ आपके पास।
भाई कुछ ना कुछ तो आपको ऑब्जर्वेशंस दी ही जाएंगी, और यहाँ पे डेटा के साथ हम लोगों को खेलना होगा, मीन इन निकालना होगा, जो भी निकालना होगा। ठीक, तो ऐसे डाटा के लिए हम लोग करते क्या है, ऐसे डाटा के लिए जब भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्लास इंटरवल्स, यहाँ पे क्या मिल गए हैं, क्लास इंटरवल्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी, सभी को बताया मैंने, नाम क्या दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी। बट ऑब्जर्वेशन तो पता नहीं, हमसे ये कहा गया है कि 10 लोग आ रहे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 है, लेकिन 0 से 10 में क्या आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मिड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, मिड पॉइंट, किसका, एक्स का, कौन सा एक्स, ऑब्जर्वेशंस का। 0 से 10 के बीच का मिड क्या है, 5। तो हम लोग ये मान के चलते हैं डेटा के रिस्पेक्ट में कि जितना भी 0 और 10 के बीच में मार्क्स होगा वो 5 के आजू बाजू घूमता रहेगा, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी लगभग क्या होगा, 5 होगा। तो 5 के रिस्पेक्ट में करके हम सारे के सारा डाटा की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ सही है, तो मैं कहूँगा स्टैटिक्स में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी आगे चल के सारे ड्रॉबैक खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम डेटा के रियल पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते अर्थमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने मिड क्या लिया है, 5। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सिर्फ 8 8 8 लाते हो, मान लो 10 लड़के 8 8 8 लाए, क्या ऐसा कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है सर। तब तो इसका मिड 5 नहीं हो सकता, तब तो इसका मिड 5 नहीं हो सकता है। बट ऐसा लेने से हमारे पास डाटा में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ऐसा मिड लेने से हमारे पास डेटा में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, और ये चीज़ तो हम बहुत बचपन से करके आते हैं। इसीलिए अर्थमेटिक मीन को एक रिजिड पैरामीटर माना जाता है, बहुत ही ठोस पैरामीटर माना जाता है, इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता। बट आगे चल के हम कई सारे पैरामीटर्स को समझेंगे, भाई डेटा के बारे में पढ़ना है तो कई सारे पैरामीटर्स को समझेंगे जो हमें डेटा के फ्लक्चुएशन को भी समझाता है, कि डेटा कहाँ मूव करेगा, कहाँ मूव नहीं करेगा, कहाँ से क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें बताएगा। तो अभी हम ऐसी ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें ये सब दिया गया। ठीक, तो मिड पॉइंट लेके चलते हैं, मिड पॉइंट लेके चलते हैं। इसका मिड 10 आ जाएगा, इसका मिड 15 आ जाएगा, नहीं 15 नहीं आएगा रे, 10 का आएगा, हाँ इसका मिड 15 आएगा, इसका 25 आ जाएगा, इसका 35 आ जाएगा, इसका 45 आ जाएगा। अब ये f तो पता ही है, ये x पता है, तो हम लोग सीधा क्या निकालेंगे, fx, सीधा क्या निकालेंगे, fx। तो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी इन सभी वैल्यूज़ को निकालेंगे, फिर क्या लगाएंगे, समेशन fx, और यहाँ क्या लगाएंगे, समेशन f। तो वैल्यू जो आएगी उन दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास x बार का, मतलब मीन का हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा, अपने मीन का आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, फिर अब बात आती है, सर बहुत लोग कहते हैं कि मान लो क्लास इंटरवल इतना छोटा दिया था कि 0 से 10 की बात करी थी, अब मान लो बात कर लीजिए 100 से 200 की, तब तो इसका मिड आ जाएगा 100 से अगर 200 की बात करी जाएगी तो इसका मिड आ जाएगा 150। और मान लो यहाँ उसकी ऑब्जर्वेशन 1500 है, तो 150 का 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बड़ा डाटा हो जाएगा। तो मैंने कहा सब्र करो, उसके लिए भी एक मेथड स्टैटिस्टिशियन ने निकाल दिया। कहा गया है, एक बात कहा मेरी बात सुन लो पहले मेरी बात, कि अगर x हमारे पास या f हमारे पास बहुत ही लार्ज हो, बात समझ चलिएगा, x या f हमारे पास कोई भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जब लार्ज होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड तो बना नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर डाटा हो जाएगा तो उस डेटा का कैलकुलेशन करना, उस डेटा के फीड करना, उस डेटा को समझना, उस डेटा की साइंटिफिक रीज़न को मानना, उस डेटा के साइंटिफिक जो भी नोट्स आ रहे हैं उनको देखना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डेटा को थोड़ा सा छोटा करने के लिए, उसके अर्थमेटिक मीन को जल्दी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट करते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट कहाँ से लेट करते हैं, ए फ्रॉम गिवन ऑब्जर्वेशंस, अपनी गिवन ऑब्जर्वेशन से एक ए पॉइंट लेट करते हैं, ए पॉइंट लेट करते हैं जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। बात समझ चलिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक, अब इसी एज्यूम्ड मीन के रिस्पेक्ट में हम लोग डेविएशन निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन।
तो अगर मैं यहाँ पे एफ आई से मल्टीप्लाई करा दूँ, एफ आई डी आई इज इक्वल टू दी एफ आई एक्स आई एंड माइनस का एफ आई ए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आराम से समझ लीजिएगा, और दोनों तरफ अगर मैं समेशन अप्लाई कर दूँ तो एफ आई डी आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई एंड माइनस का समेशन एफ आई ए। ए तो एज्यूम्ड मीन है, मैंने बताया ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इसका समेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू दी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस का ए समेशन एफ आई आएगा। अगर समेशन एफ आई से मैं दोनों तरफ डिवाइड करा दूँ तो समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इज इक्वल टू दी समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई और माइनस का ए, और इस वाले टर्म को मैं इसी साइड रखूँ, माइनस ए को उधर भेज दूँ, तो जब मैं माइनस ए को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास ए क्या हो जाएगा प्लस का, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन अपनी हो जाएगी किसकी, एज्यूम्ड मीन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड का, जहाँ पर डी आई मेरे पास क्या होता है एक्स आई माइनस का ए। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, सभी लोग बताएंगे यार ऐसे मज़ा नहीं आता, देखो है सभी लोग बताएंगे क्या यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, कहा सर फॉर्मूला तो यही पढ़ा था लेकिन ऐसा डेरिवेशन किसी ने नहीं बताया। तो है डेरिवेशन सबका है, बहुत ही छोटे छोटे डेरिवेशन लिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने डेरिवेशन नहीं पढ़े हुए, आप लोगों ने डेरिवेशन नहीं पढ़े हुए, ठीक। तो ये हम लोगों के पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है ये फिर से बताएंगे सभी लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। कहा सर तब भी अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो थोड़ा छोटा और बताओ, क्या डाटा बड़ा नहीं हो सकता, हमने कहा हो सकता है सर। हमने कह दिया कि जैसे जितने भी टॉप 100 बिलियनियर्स पीपल हैं वर्ल्ड में, उनका डेटा निकाल दो, कहाँ से क्या कमाते हैं। अब भैया उनका तो लाखों करोड़ों में रुपया है, तो कहेंगे सर डॉलर में ले लो, अरे डॉलर भी तो बिलियन मिलियन में चलते हैं उनके, कोई $2 तो कमाता नहीं है कि $2 ले लिया है। तो ऐसे डाटा को कैसे पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोगों के पास एक और मेथड निकल के आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब कहा सर ये क्या बवाल है, डेविएशन मेथड, अभी तो हमने डेविएशन पढ़ा है लेकिन यहाँ पे एक नया नाम आ गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने कहा भाई साहब आप लोगों ने जो डेविएशन मेथड पढ़ा अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था, देखो देख रहे हो स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था, आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था जिसको हम लोगों ने ए कहा था, इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर्बिट्रेरी पॉइंट ए है हमारे पास इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो हम लोग डी आई को एक ऐसा डेविएशन मानते हैं जिसमें एक्स आई माइनस ए तो लेता ही है, डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं एच। अब बात आती है एच क्या है, तो एच को मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए बताया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास वृत्त। और एच की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। कब लगाएंगे ये याद रखिएगा, इसमें जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा दिया होगा तभी हम लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको हम नहीं लगाएंगे। कंटिन्यूअस डाटा का मतलब जब एच या क्लास वृत्त हमारे पास सेम हो, जैसे ये नहीं कि हमारे पास एक क्लास वृत्त 10 से 20 है, दूसरी वाली 20 से 40 हो जाएगी, तो इसमें क्लास वृत्त आएगी 10 की, इसमें क्लास वृत्त आएगी 20 की, इसमें एच 10 है, इसमें एच 20 है, तो नहीं लगाएंगे। कंटिन्यूअस डाटा जब भी दिया होगा गैप की फॉर्म में तो ही लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो बात करेंगे यहाँ पर फिर से वही समेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, सीधा अब हम लोग अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू दी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई ए डिवाइडेड बाई एच। कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर रच से, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो एच समेशन एफ आई डी आई और इज इक्वल टू दी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस का समेशन एफ से, तो सर आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी, डिवाइड करा देंगे फिर से वही काम। तो यहाँ पे आ जाएगा एच समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इज इक्वल टू दी समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई।
ये चीज़ तो मीन को डिनोट करती है, माइनस का ए है, माइनस ए जब उधर चला जाएगा तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, मीन बराबर हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन समेशन एफ का मतलब क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और समेशन एफ आई डी आई हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड का। समेशन एफ आई डी आई हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड का, जहाँ पे डी आई हमारे पास क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। स्टेप डेविएशन मेथड ये यूज़ करेंगे, और डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो दोनों फॉर्मूलेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दोनों फॉर्मूलेस की अब याद रखेंगे। जैसे स्टैटिक्स में बोल देते थे फॉर्मूला याद कर लो, नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी सर। फॉर्मूला सिर्फ नहीं याद रखना है, फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी याद रखना है, फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखेंगे तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा साहब, बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सर अर्थमेटिक मीन ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक, अर्थमेटिक मीन को हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं, और ख़त्म करने के प्रयास में हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक काम और करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन को पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब AM को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक, क्या कहता है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द, समझ के चलिएगा क्या कहा जा रहा है आपके साथ में। ठीक, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज का डेविएशन, देयर अर्थमेटिक मीन, देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो, एज जीरो। जो अर्थमेटिक मीन की हमारे पास डेविएशन होगा अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ में, उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, का सम जीरो के बराबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। हमने कहा आपसे कि एक्स बार का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ के बराबर है। कहा सर हाँ लिखा था। तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करा ही सकते हैं, तो कहा सर बिल्कुल करा सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन प्रॉब्लम है सर। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कराया है, इसको अगर एक साइड लेके जाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस का एक्स बार समेशन एफ आई। कहा लिखा तो जा सकता है सर, बराबर में जीरो भी आ सकता है सर। कहा सर हाँ आ सकता है, जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अगर जीरो आ सकता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। कहाँ लिखा जा सकता है कि एक्स बार को चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो, उसका समेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमने कहा अगर समेशन की बात करेंगे तो समेशन एफ आई दोनों से कॉमन करा जा सकता है। अरे हम कहा ले देखो, ऐसा समेशन जो एक्स सारी ऑब्जर्वेशंस के सम का मीन के साथ डेविएशन देखा जाएगा तो उनका सम हमेशा कितना आएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव टचमेंट में इससे क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टचमेंट में इसका क्वेश्चन बनता है। अब वो चाहे आप चाहे जहाँ पेपर देने जाए, चाहे डीआई जहाँ भी आती है, जहाँ भी अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। बहुत लोग तो कर ही नहीं पाते, याद ही नहीं रख पाते, तो उनको प्रॉब्लम होती ही रहती है, उनको प्रॉब्लम होती ही रहती है, उनको प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक, अब इसी में एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट मीन, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कंपोजिट मीन। कंपोजिट मीन मतलब कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन कहता क्या है, ऑब्जर्वेशन मेरी बातों को आराम से सुनिएगा। कंबाइंड मीन क्या कहता है कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट दो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक, और दो ऑब्जर्वेशंस के हमारे पास मीन है x1 बार और x2 बार, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास क्या है n1 और इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n2। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि x1 बार बराबर होता है समेशन x1 डिवाइडेड बाई समेशन xi, ठीक, डिवाइडेड बाई n1। और इसकी बात करूँगा तो x2 बराबर हो जाएगा समेशन x2 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा n2। तो मैं कहता क्या हूँ यहाँ से कि मेरे पास समेशन x1 जो होगा वो n1 x1 बार के बराबर होगा।
और यहाँ पे मैं कहूँगा समेशन x2 जो हो जाएगा वो n2 x2 बार के बराबर होगा। तो हमें ये पता चल गया ना, पहले वाले सेट ऑफ डाटा में, डाटा के कलेक्शन में सारी ऑब्जर्वेशंस का सम क्या है, और दूसरे वाले डाटा के मतलब कलेक्शन में सारे ऑब्जर्वेशंस का सम क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कंबाइंड मीन निकालें कि दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, दोनों डेटा को अगर हम मिक्स कर दें तो नया मीन हमारे पास आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो पहले वाले के सम और दूसरे वाले का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास अपना कंबाइंड मीन हो जाएगा अगर दो डेटा दिए गए। दो से ज़्यादा डेटा दिए जाएंगे तो उनसे और भी ऐड होता जाएगा। मतलब 3 डेटा दिए तो n3 x3 बार आ जाएगा डिवाइडेड बाई मतलब प्लस में इधर n3 आ जाएगा। और भी कुछ चेंज इसमें नहीं होने वाला है, और कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूले के डेरिवेशन कराए जाएंगे, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस कवर होंगी। और लगभग इस बार मैं इंश्योर कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार एक गलती करी है कि क्लासेस को छोटा रखा आपने, कभी 30 मिनट, कभी 35 मिनट, कभी कभी 1 घंटे चले गए, ठीक। तो क्लासेस में रेगुलरिटी नहीं रही। तो इस बार कोशिश ये रहेगी कि सारी क्लासेस मोर देन 40 मिनट्स की ही हो। और इवन मेरा मानना है, मैं जो कवर करके चलूँगा, मैं जो मतलब प्लान लेके चलाऊँ, मोर देन 45 मिनट्स की ही रखूँगा। कम टाइम की जो वीडियोस होती है उसमें इंफॉर्मेशंस का लैक हो जाता है। तो रेगुलरिटी रखूँगा इस बार, सोच के चलाऊँ कि रेगुलरिटी रखूँगा। पिछली बार गलती मुझसे हुई थी, बट इस बार गलती नहीं मतलब करने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लासेस आपको रेगुलरली मिले। चाहे एक दिन क्लास आपकी डिले हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आपको क्लास जाए तो मोर देन 45 मिनट्स की ही जाए, और उसमें डेटा हो, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलती रहे, ठीक। तो आपसे फिर से अभी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आप मिस ना करें। और साथ ही में 4 पेपर आपके लिए हैं, और 4 पेपर मैं आपको दे रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर आपका ही सर बनेगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ना मेरा कुछ इतना ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि फ़ीस एकदम नॉमिनल है। आप लोग देख ही रहे होंगे, फ़ीस में कोई भी कमी मतलब आपकी तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। जैसे बहुत लोग कहते हैं BSc में 1000 रुपये ज़्यादा है, तो हो सकता है क्रिसमस के टाइम आपको कुछ ऑफ़र मिले। तो अपने बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा कि उस टाइम आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही कोई एक ऑफ़र दिया जाएगा आपको क्रिसमस के टाइम। और उसमें अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, तो उसी टाइम जो ऑफ़र चलेगा वो चलेगा, उसके बाद वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में लेके आ रहा हूँ मैं BSc। ये आपके लिए सस्पेंस है, जो भी आप लोग अपने जूनियर को बताना चाहते हैं बता सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में पेपर है, तो ये मान के चलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं बात समझ के चलिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पेपर चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, नंबर दोनों में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बनाने के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में आपके नंबर्स अच्छे नहीं बन सकते, ये मेरा मानना है। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि थ्योरम्स जब भी आप प्रूव करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें पूरे नंबर कभी नहीं मिलने वाले। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, इसकी गारंटी आपको मिल रही है कि अगर क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो चले जाएंगे। तो अगर पढ़ रहे हैं तभी ये मतलब आपके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में पेपर अच्छा है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो अगर आपको अपना रिजल्ट बनाना है तो स्वागत है आपका, अगर नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर चॉइस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।